अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स। मैं हूं आदिल अब्बासी। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार चौधरी गुलाम हुसैन साहब लाहौर स्टूडियोज से, साबिर शाकिर साहब फोन लाइन के ऊपर, और हमारे साथ आज मौजूद होंगे इरफान हाशमी साहब, जिनकी एक रिपोर्ट रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया हुई है जो ये बताती है कि जो बयान हल्फी है वो मजीद मुतनाज़ा हो गया है। ये कहाँ नोटराइज हुआ, ये नोटराइज किसके दफ्तर में हुआ, किसकी मौजूदगी में हुआ, उस पर जो है हम इनसे आज बात करेंगे, और ये मजीद एक कंट्रोवर्सी जो है वो बन गई है। तो प्रोग्राम के आगाज़ में जो है वो हम इरफान हाशमी साहब आपसे ही ज़रा इसका आगाज़ करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें अपने जो नाजरीन हैं उनके सामने रख दूं कि ये सारा मामला क्या है। कि जो राना शमीम साहब का नोटराइज हुआ हुआ बयान हल्फी है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो हसन नवाज साहब के दफ्तर में जो है ये बना, और इसके ऊपर जो है वो राना शमीम साहब का जो मुतनाज़ा बयान हल्फी है उस पर हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आया। इरफान हाशमी साहब की रिपोर्ट का मैंने आपको बता दिया कि वो क्या कहती है रिपोर्ट, और दूसरी तरफ से जो है वो इसके ऊपर अभी बयानात और जो है वो वजाहतें और मौक़िफ़ जारी हैं। तो हुकूमती ट्वीट्स भी जो हैं वो हमारे सामने हैं, आप देख सकते हैं। फवाद चौधरी साहब ने इस बारे में क्या कहा, शहजाद अकबर साहब ने क्या कहा, वो मैं ज़रा आपके सामने रख देता हूँ। चौधरी फवाद हुसैन साहब वज़ीर इत्तलात व नशरियात कहते हैं कि राना शमीम ने जस्टिस साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ हलफनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। नए इंकशाफात ने एक बार फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित किया है कि किस तरह वो एक माफिया की तरह अदालतों समेत इदारों को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हैं। शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि जी बिग एक्सपोज बाय इरफान हाशमी अफर्म्स व्हाट द नेशन ऑलरेडी नोज, शरीफ फैमिली premeditated attack on judiciary to hamper and influence proceedings against unmasked with revelation that Nawaz Sharif had Rana Shamim sign the shady affidavit in his presence in office। तो ये कुछ बयानात हुकूमत की तरफ से सामने आए। अब इरफान हाशमी साहब ज़रा आपसे ही हम गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। ये सब क्या है मामला, क्योंकि वहाँ से जो है वो कोई और मौक़िफ़ आता है, और आपके पास जो रिपोर्ट है आपकी वो ये कहती है कि जो नवाज शरीफ साहब, ये राना शमीम साहब ने जो बयान हल्फी पर दस्तखत किए नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में किए हैं, और नोटरी पब्लिक चार्ल्स गेथरी के इंकशाफ पर जो है ये के बयान पर ये सारी चीज़ें फिर आपने अपनी रिपोर्ट में बताई हैं। तो ये है क्या सारा मामला? देखिए, रिपोर्ट तो हमने 2 रोज पहले किया, और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये सुपर लीड भी थी। डिटेल सारी आप सबके सामने मौजूद है। लेकिन जो एक आर्गुमेंट क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, और लोग जो सवाल कर रहे हैं इस रिपोर्ट के हवाले से नहीं, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जनाब चार्ल्स गदरी का कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड एक इंटरव्यू मौजूद है जिसमें वो ये कहते हैं कि अकेले थे, अंडर किसी प्रेशर नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि जज राना शमीम इज एन एजुकेटेड पर्सन। ये सब रिपोर्ट हुआ है। मेरा सिर्फ एक आर्गुमेंट है कि जो कैमरे पे चीजें रिकॉर्ड पे आती हैं तो वहां पर तो कोई ऐसी शख्स ये बातें नहीं बताएगा कि क्या है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। इंकशाफात हमेशा एविडेंसेस जो है वो कहीं और से इकट्ठे किए जाते हैं। एविडेंसेस के लिए आपको तगदो करनी पड़ती है कि कोई शख्स झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। आप किसी के दफ्तर में जाकर इंटरव्यू करें और कहें कि जनाब यही सच है, आई थिंक कि ये सिर्फ बात नहीं है। अगर ये बात दुरुस्त मान ली जाए, जो कुछ चार्ल्स गदरी ने अपने 2 इंटरव्यूज में जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से बाहर आते हैं, व्हाई ही हैज क्लोज्ड हिज डोर्स, वो सवालात के जवाब क्यों नहीं देते, वो लोगों से मिलते क्यों नहीं है। वो अब तो इतने ये एक तरह से एविडेंसेस हम कह रहे हैं कि सजेस्ट कर रहे हैं कि जनाब आपने ये कहा है और ये कुछ चीजें मौजूद हैं, आप इसका जवाब दे दें। अब दोबारा एक रिपोर्ट हुई और फिर उसके अंदर अखबार ने लिखा कि जब सवाल किया गया कहां पर, आप पढ़ते हैं बेशक अगर आपके पास मौजूद हो, तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स, कोई जवाब नहीं आया। तो सर ये क्या सजेस्ट कर रहा है? Why is running away with all this reality? क्यों नहीं? अच्छा, ये आपने जो बात की है कि जाहिर है एक आपकी स्टोरी पब्लिश हुई, उसके बाद मुर्तज़ा अली शाह साहब ने भी उनका इंटरव्यू कर लिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने फिर जो कुछ कहा कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई। अब जिन इंकशाफात की आप बात कर रहे हैं मैं उस तरफ आता हूँ, जरा पहले आपको वो शॉर्ट सुनवा दें ताकि नाजरीन समझ लें कि हम मामला डिस्कस क्या करना चाहते हैं। सुनवाइएगा।
Then Justice Rana Shamim came to see you. Both of you were alone in the room and he was under no pressure, duress or any kind of stress. That's exactly correct. I saw him alone at the time he made that oath with. आपकी स्टोरी कहती है कि वहां लोग मौजूद थे और वो थोड़े से नर्वस थे और हसन नवाज साहब के दफ्तर में ये सब कुछ हुआ है। सर ये इंटरव्यू इस स्टोरी से पहले का है, बात का नहीं। हमारी स्टोरी से पहले ये इंटरव्यू आ गया था और अब आपके सामने जो इसको दोबारा दिखाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, इसके बाद नहीं हुआ, इससे पहले हुआ है। और हमारी स्टोरी के अंदर जो बात है ना, नर्वस नहीं थे, उनके रिएक्शन से पता चल रहा था कि जनाब कुछ बड़ा हुआ है। ये चार्ल्स गदरी कह रहा है कि जिसका फायदा नवाज शरीफ को होगा। 3 जगहों पर कंफर्मेशन उन्होंने अपने बयान के अंदर की। पहली, मार्बल आर्च, दे वर क्वाइट कूजी, बहुत ही दोस्ताना माहौल था। मैं आपके सुनने वालों के लिए इसका तर्जमा भी साथ कर देता हूँ। फिर वो ये कहते हैं कि ही वाज, सवाल हुआ कि ही वाज इन नवाज शरीफ ऑफिस, दे वर लाइक क्वाइट कूजी व्हेन दे वर इन देयर, टू दैट नोटरी रिप्लाइड वेरी ये जो इनका जिस तरीके से गुफ्तगू करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल मुत्तफिक थे कि ये वहीं पे हुआ। फिर इंटरेस्टिंग ये है कि चार्ल्स गदरी ने एविडेंस जो मौजूद है उसके अंदर ये कहता है कि इर्द गिर्द लोगों के रिएक्शन से, मैं ये भी चाहूंगा कि ये भी हम पढ़ लें ताकि चीजें मजीद जो हैं वो क्लियर हो जाएं। वो ये कहता है कि चार्ल्स गदरी सेड, यू माइट बी टॉकिंग अबाउट, आई हैवंट रेड इन एनफ डिटेल्स, कि वो जो रिपोर्ट्स की वो बात कर रहा है, वो फिर वो कह रहा है कि जो एविडेंस मेरे सामने था मैंने उसे डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन बट आई न्यू इट इज समथिंग क्वाइट बिग टू हेल्प नवाज शरीफ। लेकिन मैं जानता था कि कुछ बड़ा है जिससे नवाज शरीफ की मदद होगी, बिकॉज आई कुड जस्ट टेल फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द पीपल एवरीबॉडी अराउंड, लोगों के गिर्द जो रिएक्शन थे उससे मुझे पता चल गया। और फिर एक इंपॉर्टेंट क्या है, एविडेंस सजेस्ट करता है, आई गॉट कॉल टू डू इट, मोबाइल सर्विस नोटरी की अवेल की गई, उसे बुलाया गया। सर आई थिंक द केस इज वेरी क्लियर। अगर किसी शख्स की वो बिल्डिंग हो, जो मालिक हो, उसकी मर्जी के बगैर उस बिल्डिंग में कोई आ नहीं सकता। क्या आ सकता है? नहीं आ सकता। नोटरी साहब वहां पे गए, राणा शमीम साहब भी वहां पे मौजूद थे और एविडेंस सजेस्ट करता है कि सब कुछ मौजूद है। आई थिंक दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड केस, इसके बाद तो कोई चीज रह नहीं जाती। ठीक, ओके। तो आपके पास चले मैं इस पर आता हूं अभी जरा। साबिर साहब ये बताइएगा, अब ये स्टोरी जो है वो हमारे सामने है और इरफान हाशमी साहब कह रहे हैं कि वो इंटरव्यू जो है वो पुराना है, उसको बाद में चलाया गया है। ये सब ज़रा ये पहले से डिस्प्यूटेड सा बयान हल्फी है, अब मजीद मुतनाज़ा हो गया ये। साबिर शाकिर साहब, साबिर साहब को आवाज गालिबन नहीं जा रही। चौई साहब ये मजीद, जी साबिर साहब आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी, ये जो बयान हल्फी था ये मजीद मुतनाज़ा होता जा रहा है, मजीद इस पर सवालात उठते जा रहे हैं और मशकूक होता जा रहा है। ये मुतनाज़ा से ज्यादा ये स्क्रिप्टेड, और ये पहले दिन से ही पता था हमें कि ये स्क्रिप्टेड है और इसका जो इनफैक्ट बेनिफिशियल है वो एक ही है, वो शरीफ फैमिली है, इसके अलावा कोई नहीं है। और ये एक पहले से स्टोरी लिखी गई, उस स्टोरी के मुताबिक फिर एविडेंस तैयार किए गए और एविडेंस और उन किरदारों को फिर आहिस्ता आहिस्ता सामने लेके आए। लेकिन मसला यह है कि हुआ ये कि पहले तो कोई काउंटर नैरेटिव देने वाला नहीं होता था और इनका ही राज था सिर्फ, और किसी का राज था नहीं और काउंटर नैरेटिव आता नहीं था। लेकिन अब होता यह है कि एक स्टोरी आई है तो स्टोरी को काउंटर करने के लिए भी और उसकी मजीद तहकीक के लिए मजीद जर्नलिस्ट आ जाते हैं जो कि इनके कंट्रोल में नहीं है। ये एक दरवाज़ा बंद करते हैं, 10 दरवाज़ों से नए जर्नलिस्ट आते हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। इसमें भी यही हुआ। पहले साकिब निसार साहब वाली ऑडियो वो जो टोटे कर जोड़े गए थे, टोटे टोटे करके एक पीस बनाया गया और उसको फिर एक एविडेंस के तौर पे। और फिर चौधरी एजाज अहसन साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त लगती है, उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि ये सब कुछ नवाज शरीफ और हसन और हुसैन के ऑफिस में हुआ है। और पहले राना शमीम को पहले ऑडियो वीडियो सुनवाई गई, ऑडियो सुनवाई गई साकिब निसार साहब की मुबैना तौर पर, जो कि जाली साबित हुई, जो कि टुकड़े जोड़ के फिर उन्होंने ये बयान हल्फी तैयार करवाया। और फिर नोटरी पब्लिक भी वही निकला जो उसी ख़ानदान को लुक आफ्टर करता है, उसी ख़ानदान के पेपर करता है साइन। और अब ये चीज़ें सामने आ गई और इरफान हाशमी साहब ने एक बिल्कुल काउंटर नैरेटिव लाने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुए। और अब ये सारी चीज़ें आ रही हैं और उनको सारी स्टोरी जो है डिटेल्स
اس میں ساری باتیں موجود ہیں ٹھیک طریقے سے. ہاں جی اوکے جی چوئی صاحب آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ یہ اس پر ایک کاؤنٹر سٹوری بھی آ گئی ہے اور یہ مزید متنازع ہو گیا. عرفان ہاشمی صاحب نے نہایت ذمہ داری سے اپنا سٹوری بریک کی ہے اور انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ رانا شمیم جو ہے ایک مورے کے طور پر کام کر رہا تھا اور یہ نواز شریف اور مریم کو وہاں یو کے میں اور پاکستان کی عدالتوں میں ان کو بینیفٹ دینے کے لیے ایک کہانی گھڑ کے ایک طرف یہ اور دوسری طرف آڈیو جوڑ کے یہ چکر چلایا گیا ہے. لیکن اب عرفان ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ آیا نوٹرائز اس کو کیا گیا نوٹری پبلک کے دفتر میں یا نواز شریف کے دفتر میں یا کسی سڑک پر یا ہائیڈ پارک میں؟ اس سے فرق کیا پڑتا؟ نمبر 1. نمبر 2, آیا جو چونکہ 100% جعلی اور خلاف حقائق اس شخص نے بیان دیا ہے کہ جی وہاں آئے چیف جسٹس اور وہ چائے پی رہے تھے اور انہوں نے اس کو فون کر دیا اس کو کر دیا. ساری دنیا جو چیف جسٹس اس وقت کے ثاقب نثار کو جانتی ہے ان کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی فون کر کے یہ کریں گے اور 2-4 گواہ بنائیں گے. تو اس طرح کی اب انہوں نے یہ جو کہانی کر کے فیلڈ میں آئے ہیں اور ساتھ وہ جا رہا ہے نواز شریف آ رہا ہے پھر ایک کھانے پر اس نے کہہ دیا کہ میں سالگرہ مناؤں گا تو سالگرہ تو گزر گئی ہے تو پھر وہ یعنی ایٹھی اور میٹھی جو ہیں وہاں جو لڑیاں ڈال رہے تھے اور بڑھیاں پنگڑے پا رہے تھے انہوں نے کی بنیا. تو اب ویئر ڈز یہ تو مجھے پتہ چلا ہے آپ کے ساتھ ساری آن ریکارڈ ہے. اس نے بتایا کہ یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہی جس نے نوٹرائز کیا ہے ان کا سارا ٹوٹل یعنی جھوٹ ثابت ہو چکا ہے. آپ کے پاس اس کا ایویڈنس ہے اور یو کے چونکہ لاز ایسے ہیں کہ آپ ان کو اچھی طرح جان پرکھ کے پھر جو ہے وہ ایویڈنس باہر لانا چاہتے ہیں. ٹھیک. عرفان ہاشمی صاحب اب آپ کے پاس جو مزید فالو اپ میں ایویڈنسز ہیں وہ کیا ہیں اور وہ آپ کب تک سامنے لائیں گے؟ دیکھیں پہلے تو میں ایک بات اگر ضرورت پڑی تو بالکل میں ایک بڑی بات کر دوں کہ دس از ناٹ اے کاؤنٹرڈ نیریٹو, دس از این ایکسلنٹ پیس آف انویسٹیگیٹو جرنلزم. ہمیں شک ہوا کہ کچھ ہو رہا ہے, ہم نے انویسٹیگیشن کی, ہمیں شواہد ہمارے پاس آتے ہیں, ہم اسے رپورٹ کر دیتے ہیں. پاکستان کی عدالت نے بھی یہ سوال کیے ہیں. بیسکلی آپ کو میں ذرا وہ کلیئر کر دوں, جو بیسکلی صابر صاحب یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کاؤنٹر نیریٹو سے مراد یہ ہوتی ہے عموماً, کیونکہ پہلے ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے ثبوت آتے تھے اور وہ سٹوریز دب جاتی تھیں. آج اس کا فالو اپ ہوتا ہے, اس کو ری چیک کیا جاتا ہے اور ایک سٹوری کا ایک رخ. اب آڈیو کی ایگزامپل لے لیں آپ, جب آڈیو آئی تو اس مطلب تمام لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ آڈیو ہی حتمی ہے اور یہی فائنل ہے جو کچھ بھی ہے. لیکن اس کے بعد دوبارہ اسی طرح کی آڈیو کا فورنزک کرایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو ڈاکٹرڈ ہے اور بڑی کریڈیبل جو ہے وہ اداروں سے کرایا گیا. سو آپ کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ نے اس کی رپورٹنگ کی, آپ نے فیکٹ فائنڈنگ کی, آپ نے انویسٹیگیشن کی, جس طرح سے آپ کر سکتے تھے. لیکن پولیٹیکلی ایک نیریٹو تو کاؤنٹر ہوا ہے نا, کیونکہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش تو کی جاتی ہے نا کسی بھی خبر کو یا کسی بھی تجزیے کو. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ جو کاؤنٹر نیریٹو, لیکن the word is the right word, کیونکہ یہاں پہ ورڈز کی امپلیکیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, کیونکہ کل کو کسی نے اسی پیس کو اٹھانا ہے اور کہنا ہے کہ جناب دیکھیں اصل میں آپ کے لیے نہیں ہے وہ, آپ بیسیکلی آپ نے رپورٹ کیا, آپ کی رپورٹ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں وہ, لیکن جب ہم یہاں اینالائز کرنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پولیٹیکل کمنٹری پھر ہوتی ہے. پولیٹیکلی جب چیزیں موٹیویٹڈ ہوتی ہیں تو اس کو کاؤنٹر کرنے کی اسٹریٹجی کسی نہ کسی طرح ڈرائیو کی جاتی ہے. وہ آپ کی کانٹیکس میں نہیں ہے, وہ ان جنرل میرا خیال ہے صابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹر سٹوری آ گئی, قدرتی طور پہ آ گئی لیکن آ گئی. جی I totally got what he's saying. سر یہ جہاں تک چوئی صاحب کے بہت سارے سوال تھے کہ اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن کیا ہوگی. دیکھیں پاکستان کی عدالت نے کہہ دیا کہ آپ کی نیت کیسی ہے اس کا پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کو لے کر آئیں. پھر بتایا گیا یہاں کسی صحت میں پڑا ہوا ہے. پھر ایک امپریشن یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کو ملائن کیا گیا. اس کی ٹائمنگ کو دیکھیں, 7 سوالات سر میں نے اس میں اٹھائے, 7 کوشچنز, جس دن سے یہ بیان حلفی آتا ہے, آڈیو آتی ہے, سوالات ہیں, ٹائمنگ کو دیکھا جائے. پھر کہا گیا کہ تیسری گواہی بھی آ گئی, ہماری جو انوسنٹ ہم تھے اس پورے کیس کے اندر. آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں, آپ باتیں استعمال کر رہے ہیں نا اس کو پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے, اپنا پولیٹیکل فیس سیونگ کرنے کے لیے, یا تو پھر خاموش ہو جائیں, معاملہ عدالت کے اندر ہے, آپ خاموش ہو جائیں. ایسا نہیں کیا جا رہا.
समझता हूं कि जिन लोगों ने बेनिफिशरीज हैं, जिसका सवाल हमने भी उठाया, 2 लोगों का नाम है जिनके लिए दिया गया, दे आर द बेनिफिशरीज। या तो फिर अपनी तकरीरों में इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें, या फिर ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको अदालत में लेकर जाएं। और पाकिस्तान की अदालत तो ये कह भी चुकी है कि आप जिनके बारे में ये एफिडेविट है, उन्होंने अपनी केसेस में तो इसको इस्तेमाल ही नहीं किया। तो मेरा ये ख्याल है कि व्हाट आई सी बाय सिटिंग हियर इन लंदन, मुश्किल हो जाएगा। नंबर 1, इनके लिए डिफेंस लाना, एविडेंसेस जिस दिन मैंने रिलीज कर दिए, लोगों की स्टोरियां जो है वो जमीन पे गिर जाएंगी, लोग उन स्टोरियों के साथ जो है वो नीचे गिर जाएंगे। चार्ल्स गदरी का अपना देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ चोई साहब, मैं तो एक गरीब सा इंसान हूँ, मैं डेफेमेशन और बड़े बड़े जो लोग हैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मेरे पास ये स्टोरी पिछले 4 हफ्तों से थी और मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करता रहा, मैंने अपने पूरे चेक्स जो है उनको मुकम्मल किया है, इन्वेस्टिगेट किया है, एक सोर्स दूसरा सोर्स, मेरा ख्याल है कि तो यू हैव डन योर होमवर्क। आई गॉट योर पॉइंट। आपने यकीनन पूरी जिम्मेदारी से ये स्टोरी की है, क्योंकि इस पे आपकी क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक होती है रिपोर्टर के लिए, जब वो इतनी बड़ी स्टोरी वो कर रहा हो। देखिए, इसी में जो है वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, इस तरह आपने इस पर काम किया, इस स्टोरी के ऊपर आपको लगा कि इदारों के बारे में शायद ऐसी बात हो रही है जिस पर आपने किया। मैं खुद मेरे प्रोग्राम में शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद थे, और जब हमने जो दूसरा ऑडियो का फॉरेंसिक हुआ वो ARY ने खुद करवाया था। तो जब ये सवाल उनके सामने रखा कि एक और ऑडियो आ गई है और जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये तो डॉक्टर्ड है और ये सारा कुछ इसके अंदर किया गया, तो उन्होंने कहा ARY को ये राइट किसने दिया? तो जवाबन मैंने उनको ये बात की थी, वही राइट जो पिछले रिपोर्टर के पास था वो ARY के पास भी था, जो किसी और मीडिया पर्सन के पास था वो। तो इसी तरह आपको जो है वो जी इरफान, पब्लिक इंटरेस्ट सर याद रखिएगा, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन रिलीज की जा सकती है। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान की अदालतों की बात हो रही है सर, पाकिस्तान के 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, उस घर की बात हो रही है जो अपने आप को लोगों से जोड़ता है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है सर। ट्रू दैट, बिल्कुल ठीक है। साबिर साहब, अब हाशमी साहब तो कह रहे हैं कि मेरे पास वो एविडेंसेस मौजूद हैं, मैं तो कमजोर सा रिपोर्टर हूं, मैं सह नहीं सकता, मैंने सब कुछ अपना चेकलिस्ट कंप्लीट करके, अपना होमवर्क कंप्लीट करके ये स्टोरी दी है। फाइनल वर्ड्स, फिर उसके बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद। जी मुख्तसर तो फिर हमें बता देना। चॉइस साहब मैं आता हूं आपके पास, मैं जरा साबिर साहब। जी साबिर साहब, बात ये है कि ये सब कुछ वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब, वो याद आ रहे हैं बार बार, गॉड फादर और सिसिलियन माफिया क्या होते थे। तो ये गॉड फादर और सिसिलियन माफिया का अमली सबूत है हमारे पास कि अदालत में ये नहीं बताना कि मनी ट्रेल का नहीं देना, रसीदें नहीं देनी, जवाब नहीं देना, सुप्रीम कोर्ट को धमकियाँ, अफवाज पाकिस्तान को धमकियाँ, आर्मी चीफ को धमकियाँ, DGISI को धमकियाँ, सहाफ़ियों को धमकियाँ, मीडिया हाउसेस को धमकियाँ, सिर्फ ये है, और जजों को धमकियाँ, एहतसाब अदालत को धमकियाँ, ऑडियो बनाना, वीडियो बनाना, इस तरह की चीज़ें, ये हथकंडे जो इस्तेमाल हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं और वहां जाके रसीदें जमा करवा दें, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन वो तो देखें ना, उन्होंने पिछली ऑडियो को भी बेस नहीं बनाया, और इन चीजों के ऊपर भी वो आप देखें कि उनका स्टांस बड़ा डिफरेंट है, और वो चूंकि जाहिर है मीडिया डिबेट हो जाती है, पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो काफी होती है वो चीज, और उसके बाद आप जो है वो इसलिए नहीं बना रहे कि उनको मालूम है कि ये जो कुछ है इनको साबित करना बहुत मुश्किल है। पहले जस्टिस साकिब निसार साहब की ये ऑडियो लेके आए, वो तीसरे दिन ही पता चल गया ये तो टोटे हैं, और जब टोटों को कंफर्मेशन आ गई टोटों की, इवन ARY ने भी फॉरेंसिक करवा ली, वो रिपोर्ट भी दिखा दी, वो रिपोर्ट जारी भी कर दी। उसके बाद ये राना शमीम था, राना शमीम इनका मसला था, ये इनकी कैलकुलेशन थी कि ये बस ऑनरेबल जजेस के हाथ पांव फूल जाएंगे, और जैसे ही तारीख आएगी, जो इरफान हाशमी साहब कह रहे हैं, जैसे ही पहली तारीख पे जजेस कहेंगे कि हमने नहीं सुनना और ये केस, और वापस चीफ जस्टिस को भेज देंगे। लेकिन जब उन्होंने नोटिस ले लिया, और नोटिस लेने के बाद जब इसको कुरेदना शुरू कर दिया, काउंटर नैरेटिव जो मैं बात कर रहा हूँ, कि इनका ख्याल था कि इनको कोई भी नहीं टटोलेगा, जो स्टोरी छप गई, और जो जहाँ पे वो कहते हैं कि हम जर्नलिज्म को छोड़ दें, ये तो हमारा धंधा है, तो जहाँ छप गई स्टोरी, ठीक, और उसके बाद इनका ख्याल था बात खत्म, चेक नहीं करेगा। देखिए ना, अब यही तो साबिर साहब यही हुआ ना। अब एक तरफ तो देखिए, अब वो जर्नलिस्ट जो हैं बेचारे लगे हुए हैं, वो
स्टोरी चाहे इधर की हो या उधर की, अब जैसे ये जाते नहीं अपने एविडेंस में, हुकूमत जो है वो खुद भी, हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया। हम लोगों ने जब उनसे पूछा कि आप चैलेंज करेंगे इन ऑडियो और इस किस्म के एविडेंसेस को, उन्होंने कहा नहीं हमारा क्या, ये तो आप वो कर लें। हालांकि हुकूमत अपने तौर पे अगर इदारों के ऊपर जी आदिल बात ये है कि वो तो ये चाहते हैं कि वो इस तरह की चीज़ों को मार्केट में लाएं और अदलिया को इंगेज करना चाहते हैं, वो मीडिया को इंगेज करना चाहते हैं, वो स्पेस हासिल करना चाहते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि हर तरह की चीज़ पे फौरन नोटिस लिया जाए जी, और ताकि असल अपीलें जो हैं उनकी हेयरिंग रुक जाए, और जैसे ही ये मामला आए वो तो कहें जी पहले इसका फैसला कर लें। खुद ये एविडेंस अभी तक नहीं दे रहे, आपने कहा कि कौन दे रहे। अरशद मलिक साहब मरहूम की अभी तक वीडियो इन्होंने सबमिट नहीं करवाई। राना शमीम साहब का वो जिस कोर्ट में अपील चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 2 ऑनरेबल जजेस सुन रहे हैं, वहाँ पे इन्होंने राना शमीम साहब का बयान हल्फी नहीं दिया। वहाँ पे इन्होंने साकिब निसार साहब की मुबैना जाली ऑडियो नहीं दी करवाई। लेकिन वो मीडिया पे इतनी डिबेट हुई है जिससे सही गलत का फैसला वो हो जाता है। चौधरी साहब इसलिए जी वो इसलिए नहीं दे रहे कि वहाँ पे उनको अंदाजा है कि वो उल्टा ये मुजरम हो जाएंगे। ओके जी चौधरी साहब। इरफान हाशमी साहब, आप कैटेगोरिकल टर्म्स में ये कह सकते हैं कि जो आपने मौक़िफ़ लिया है कि इन्होंने ग्रो दर ग्रो नाम नहाद ये एक डॉक्टर की है, एक टेप एक आदमी को पकड़ के और फिर नवाज शरीफ के दफ्तर में जाके रिकॉर्डिंग कराते रहे उसकी, यानी वो बयान रिकॉर्ड करा के और यानी रिकॉर्ड पर लेके आए हैं ताकि उधर भी और इधर भी उसका फ़ायदा उठाए। एंड कैन यू बैक अप योर असर्शन, assessment, statement, analysis, information with evidence beyond shadow of doubt? शोएब साहब, एविडेंस के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। मुझसे तो जब कोई सहाफी या एंकर सवाल कर रहा है और बाज लोग ये कह रहे हैं कि दूसरी तरफ से जो काउंटर स्टोरी आई है इसके मुकाबले में जो स्टोरी आई है, मैं उसे काउंटर का लफ्ज इससे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो स्टोरी आई है, तो हम यहाँ पर जब सवाल किए जाते हैं बड़े मोहतात होकर जवाब दे रहे हैं कि कुछ ऐसा ज्यादा ना कर दें, कुछ कम ना हो जाए। तो मैं इतनी बड़ी स्टोरी, सवालात और जिनको मैं कोट कर रहा हूँ, अगर सबूत ना होते और जो इन्फॉर्मेशन ना होती, जो सोर्सेज हैं वो अगर अपने पाँव पे खड़े ना होते तो हम ये स्टोरी नहीं कर सकते थे। मैं इसे दुनिया की हर अदालत के अंदर, दुनिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको हम साबित कर देंगे। अब मेरा सिर्फ एक सवाल है, अभी मुझे किसी दोस्त ने भी ये सवाल भेजा है, वो ये कहते हैं कि दूसरी तरफ से स्टोरी आई है, अगर आप एविडेंसेस रिलीज नहीं कर रहे, लीगल चैलेंजेस हैं, कोई लीगल चैलेंज नहीं है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइमिंग। और जब तक ये जवाब नहीं देते, देखें जवाब आना बहुत जरूरी है। सब दोस्त जाए ना, आपका AFI का रिपोर्टर भी जाए चार्ल्स गद्री इंटरव्यू दे, बाकी टीवी चैनल्स के भी रिपोर्टर जाए चार्ल्स गद्री से सवाल किए जाए। अब वो सवाल ही किसी का जवाब ही नहीं दे रहे और बंद कमरों में बैठे हुए हैं, और जब तक जवाब नहीं आएगा मेरा ख्याल है कि इसी तरह वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, और इंशाल्लाह ये एविडेंसेस जरूर रिलीज किए जाएंगे। तो दूसरे चैनल वाले क्या एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं? चौधरी साहब, हर बंदे को इनकार हो रहा है, मेरा तो खैर फोन ही उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, हर बंदे को इनकार हो रहा है, किसी से बात करने को चार्ल्स गद्री तैयार नहीं है। अच्छा, मुझे इरफान ये बताएं कि आपने क्या शरीफ फैमिली से कुछ कांटेक्ट किया है, उनसे कोई बात करने की कोशिश की है कि ये आपने एक स्टोरी की है या उसके फॉलो अप में कुछ? फॉलो अप से पहले उनसे मुतादिद बार राब्ते किए गए। मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता जो मुझे सुनने को मिले, बिकॉज इट्स मोर लाइक अ प्राइवेट कन्वर्सेशन, इसकी जरूरत नहीं है इस लेवल पे हमें जाने की। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फेयर इनफ, ठीक है। जी चौधरी साहब, आप कोई बात करना चाहते हैं? मैं फिर एक ब्रेक लेना चाह रहा था। तो अभी ये जो यहाँ शोशा छोड़ा हुआ है कि नवाज शरीफ कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, और उनकी तैयारियां हो गई हैं और यहाँ उनकी डील हो गई है, उधर से उनको अदालतें बरी कर रही, ये क्या ड्रामा चल रहा है? ये अचानक कोई बुखार आ गया इनको, या वो जिनको मलेरिया बुखार होता था उनको बड़े डरावने ख्वाब आते होते थे, इनको कोई सुहाने सपने आ रहे हैं कि कम बन गया है? चलें सुहाने सपनों पे चौधरी साहब फिर एक ब्रेक के बाद बात करते हैं, क्योंकि इस पर काफ़ी कुछ है डिस्कस करने को जो 2-3 दिन में हुआ है। इरफान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि ये डील शील वाली बातें, इसमें कितनी हकीकत है, एक ब्रेक के बाद बात होगी। वेलकम बैक। चौधरी साहब, अब ये बताइएगा, ये जो बातें हो रही हैं
کہ ایک طرف کہ جی کوئی بات چیت چل رہی ہے, میاں صاحب آنے والے ہیں اور چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ جی ڈیپورٹ کیے جانے کے خدشے کو ڈیل کے تاثر میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہاں سے وہ کہتے ہیں ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو جب سے یہ الیکشن کے رزلٹ آئے نا لوکل گورنمنٹ کے کے پی میں, اور ایک دو بائی الیکشن کے رزلٹس کے بعد اپوزیشن اور خاص طور پر نون لیگ جو ہے کافی انکریج فیل کر رہے ہیں کہ ہمارا کام بن گیا ہے اور ہم آ رہے ہیں اور عمران خان ٹربل میں ہے, اور اگلے الیکشن بھی ویسے ہی بہت 1.5 سال سے بھی کم رہ گیا ہے, راؤنڈ دی کارنر ہے, تو وہ اچھل کود اور چھلانگے لگا رہے ہیں. اس کے بعد جھوٹا پروپیگنڈا, اس کی ایک میں مثال صابر شاکر صاحب اور آپ کے لیے دوں گا کہ یہاں کہہ دیا کہ ایک بزرگ ہے ریٹائرڈ افسر, تو ان کی عزیزداری ہے فوج میں اعلیٰ سطح پر, تو ان کا اڑا دیا کہ جی وہ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کے شادی کے 3 فنکشن میں موجود تھے, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور فلاں کی فلاں جگہ میٹنگ. تو جنرل ریٹائرڈ صاحب کے قریبی ترین ذرائع نے واٹس ایپ پر میسج بھیجا ہے کہ جنرل جو ہے وہ کسی تقریب میں وہاں نہ گئے ہیں, نہ انہوں نے جانا تھا, نہ ایسی کوئی بات ہے, بالکل لغو بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی رپورٹیں ہیں, افواہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ اس بات کو تقویت دی جائے کہ فوج کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو گیا ہے, جفیاں پہ گئی نے, اور بے چین ہوئی ہے فوج کہ نواز شریف واپس آئیں اور وہاں ہی سے لوٹ مار کا کام شروع کر دیں جہاں چھوڑ کے گئے تھے. اوکے, اب ذرا میں پی ایم ایل این کی قیادت کے سارٹس سامنے رکھتا ہوں, اور ویسے صابر صاحب کی رائے تھوڑی سی اس میں مختلف. صابر صاحب تو سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ الیکشن قریب ہے, 1.5 سال والا مسئلہ نہیں ہے. آپ کی رائے شروع سے یہی ہے کہ 1.5 سال ہے. پی ایم ایل این والے کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ سنواتے ہیں. یا صادق صاحب کا سارٹ سنوائیے. ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب بھی آ جائیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہی چیزیں سنبھال لیں. پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کب آئیں گے, مگر یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے پہلے آ جائیں, ہو سکتا ہے میں جب جاؤں تو ساتھ آ جائیں, ہو سکتا ہے بعد میں آ جائیں, بٹ یہ میں بتا دوں انشاءاللہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. اچھا, اب رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا ذرا وہ سنیے. میاں نواز شریف ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں. جب سے یہ عمران خان نیازی صاحب نے اور ان کے ترجمان ہیں, انہوں نے بڑا اس بات کے اوپر دکھ کا اظہار کیا کہ جی وہ چوتھی مرتبہ کس طرح بن سکتے ہیں, وہ تو نااہل ہیں, وہ تو آ نہیں سکتے, وہ تو بن نہیں سکتے. تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی اب ہماری سیاسی مت ہے کہ انشاءاللہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم میاں نواز شریف جڑیں گے. اچھا جی, ایک اور سارٹ سنوا دیں محمد زبیر صاحب نے جو ہمارے انٹرویو میں بات کی. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جنوری یا فیبروری, بٹ بہت جلد انشاءاللہ تعالی میاں صاحب آئیں گے. اچھا جی, جنوری یا فروری نہیں لیکن بہت جلد واپس ہوں گے. اور ان تینوں سارٹس کو ظاہر ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں کیا ہے. اسد عمر صاحب سے جب بات کی تو اسد عمر صاحب نے اس کو ڈینائی نہیں کیا, انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. ذرا سنیے. میں کیسے گارنٹی کروں کہ نہیں ہو رہی بات, یہ تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا نا. صابر صاحب, ان تمام تینوں سارٹس کو سنوا کے اسد صاحب کا بھی میں نے آپ کو سنوایا, انہوں نے کہا میں کوئی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کہا میں کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا, نہ مجھے پتا کہ کہیں کسی لیول پہ کوئی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. نہیں, اسد عمر صاحب اس معاملے میں وہ بڑے کلیئر ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اڑتا تیر جو ہے وہ اس طرف نہیں جانا چاہیے, اور وہ اس طرح سے کبھی بھی لوز ٹاک نہیں کرتے اور کمزور شاٹ نہیں کھیلتے. ایک یہ جو ہے نا, یہ تو واپسی کی بات چیزیں کی, یہ ڈیپورٹ ہونا ہے انہوں نے, اور ان کو پتا ہے, بہت اچھی طرح پتا ہے. پہلے جس طریقے سے یہ گئے تھے پلیٹلیٹس گرا کے, اس وقت بھی ایک ماحول بنایا گیا, پورے سسٹم کو بے وقت بنایا گیا, اور پورے سسٹم کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی گئیں, اور سسٹم نے بھی قبول کیا, اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے. اب وہاں پہ ان کی اپیل کا فیصلہ ہونے والا ہے. پہلے ان کو خطرہ تھا کہ امکان تھا کہ اپیل کا فیصلہ جو ہے دسمبر کے مڈ میں ہو جائے گا, اس لیے انہوں نے 25 دسمبر کی تاریخ دی کہ جی میں تاریخ اور اپنی پیدائش جو ہے برتھ ڈے وہ مناؤں گا پاکستان میں. اب وہ اپیل تھوڑی سی آگے چلی گئی ہے, کیونکہ وہ وہاں پہ بھی مینیج کر رہے ہیں, چیزوں کو سیٹ کر رہے ہیں. وہ آگے چلا گیا معاملہ, اور ٹریبیونل
शायद आप जनवरी फरवरी में फैसला सुनाए। तो इसलिए ये उसके अकॉर्डिंगली ये तारीखें दे रहे हैं। और हकीकत ये है कि इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है नवाज शरीफ साहब के पास कि वो लंदन से डिपोर्ट होने के बाद उनकी डेस्टिनेशन सिर्फ एक ही है और वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी वन टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा और इसके अलावा वो कहीं जा नहीं सकते, ना उनको कबूल करने वाला है। वो एक मुजरिम है, मजबूर है, ये अदालत का रिकॉर्ड है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जैसा कि हम पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि मौजूद हैं उनको लुक आफ्टर करने वाले, हमारे मीडिया पे भी मौजूद हैं और उनके दाएं बाएं बाजू बने हुए हैं, तो वो कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन जब काउंटर नैरेटिव आता है तो उनकी ये कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। बाकी जो चौधरी साहब ने बात की उसको मैं बिल्कुल एग्री करूँगा कि इनकी कोशिश ये है कि इतनी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान कोई गलतफहमियाँ हों और इमरान खान इन अफवाहों के जब्त में आके ऐसी बड़ी गलती कर जाएं कि वो गलती उन्हीं को ले डूबे। तो इसलिए ज्यादा ठीक, चले एक ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेकिंग है, इसके बाद दोबारा डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। चौधरी साहब, ये आप जो अभी साबिर साहब भी बात कर रहे थे कि बड़ा सक्सेसफुली जो है ये इम्प्रेशन दे दिया जाता है कि हमारी कोई बातचीत ऐसी चल रही है जिससे चीज़ें तब्दील होने वाली हैं, लेकिन ये जो हुकूमत के कैंप में भी एकदम पैनिक आ जाता है, रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, अननेसेसरी होता है, ज़रूरत नहीं होती, फिर भी रिएक्ट कर देते हैं। PMLN की तो स्ट्रेटजी है, वो क्या कर रहे होते हैं? पॉलिटिक्स में तो एक्शन भी होते हैं, रिएक्शन भी होता है और पब्लिक ओपिनियन भी तैयार की जाती है और उसका काउंटर नैरेटिव भी बनाया जाता है और इन्होंने क्या करना होता है। लेकिन मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि बात यह है कि नवाज शरीफ जो है वो यहाँ पाकिस्तान आके जेल फेस करने के लिए तैयार नहीं है और जो उनसे करवाते फिरे। जी आप तो मतलब कि कोई अदालत उनको जमानत दे दे, हाँ, या वो प्रोटेक्टिव बेल लेके वहाँ से रवाना हो, तो अभी ये देखना पड़ेगा। तो आज तो अयाज सादिक साहब जो पहले कह रहे थे कि मैं 20 जनवरी को जाऊंगा और उनको साथ लेके, उन्होंने कहा जी हाँ वो आ तो रहे हैं भाई, कभी तो फिर आएंगे। पर अब तो ये नाअहली की खत्म करने की बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दरख्वास्तें जा रही हैं, 5 रुकनी बेंच ने उनको नाअहल करार दिया हुआ है, उसको ओवरटर्न किसने करना है? उससे बड़ा बेंच कर सकता है ना। नहीं, वो क्यों मतलब कोई अपील वगैरह उसके ऊपर तो हुई नहीं ना, वो तो खत्म हो गया होगा। अब तो एक सजा हुई हुई है। सर ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा रही है ना, जिस पर शहजाद अकबर साहब को तहफुजात हैं कि जाएं जहां जाना है, जो है वो अपना बार के साथ ताल्लुक इस तरीके का रखा हुआ, उनको शायद उनको जाना नहीं चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। कि बड़ी बड़ी गलत फहमी है लोगों को, कभी किसी तरफ चल रहा है कि जी फलां को हम एक्सटेंशन दे रहे हैं। भाई तुम कौन मामे लग दे हो एक्सटेंशन दे? उन्होंने कहा मैंने तो अब छोड़े वो, यानी कोई बंदा चाहता ही नहीं है, उसके बारे में तुम खुद ही अपने तबसरे करते जा रहे हो। तो ये जो शेख साहब कह रहे हैं पॉलिसी जो है वो 20 साल के लिए बनती है, चंद सालों के लिए नहीं। ये तो नेशनल सिक्योरिटी के बारे में पॉलिसी बनाई है ना। नहीं वो देखनी पड़ेगी। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी इशारा दे रहे होते हैं कि इतनी जल्दी रिवर्स नहीं लगने वाला, जो रिवर्स का इंप्रेशन PMLN दे रही है। और रिवर्स बस एक ही लगा हुआ है कि नीचे की तरफ सफर जो है PTI की पॉपुलैरिटी का, उसको ये रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते। टाइम थैंक यू सो मच। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, साबिर शाकिर साहब मौजूद थे। आपने प्रोग्राम देखा। नाज़रीन, आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।